फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर, कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक NCERT। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। सबसे पहले हड़प्पा नामक पूरा स्थल किसको मिला था? इंजीनियरों को मिला था। किसके? रेलवे के इंजीनियर थे। हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यहाँ से अच्छी ईंटें मिलती थी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। हजारों की संख्या में ईंटें उखाड़ के ले गए खंडरों से, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी बहुत अधिक हड़प्पा स्थल नष्ट हो गया था इससे। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा, यानी 80 साल पहले ढूंढा इसको। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगरी की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा स्थान का नाम दिया गया। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो हड़प्पा स्थल है, इसकी जो इमारतें हैं, इनका निर्माण कब हुआ था? आज से 4700 साल पहले, 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना कितना आवश्यक है? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था। जो हड़प्पा स्थल था, उसका जो पश्चिम भाग था, यह हड़प्पा स्थल है, और इसका जो पश्चिम का भाग है, ये छोटा था लेकिन ऊंचा था। ये अधिक ऊंचाई पर था। तो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये कैसा था? बड़ा था। ये पूर्वी भाग बहुत अधिक बड़ा था, पश्चिम भाग छोटा था। लेकिन यह निचला इलाका था, यानी ये नीचा इलाका था, ये ऊंचा इलाका था। नीचे ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों नगर दुर्ग कहते हैं। जो ऊंचाई वाले भाग थे यहाँ पर, इन्हें क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया। और जो नीचे वाले नगर थे, इसको निचला नगर कहा गया। इसको निचला नगर कहा गया, जो पूर्व में था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनी थी, यानी जो छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा था, इन दोनों की तो चार दीवार थी, चारों उनकी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद तक भी उनकी दीवारें खड़ी रही। यानी जो ईंटें थी बहुत अधिक मजबूत थी, पक्की हुई थी, जो हजारों सालों तक टिकी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान में है। कौन सा? हड़प्पा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी जो हड़प्पा स्थल है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब से और सिंध से। पंजाब में कहाँ से? पंजाब से और सिंध से, दो स्थानों से। भारत में कहाँ से मिले हैं? गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। यानी हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल में जो मिट्टी के लाल बर्तन हैं, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड। पत्थर के लंबे ब्लेड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हड़प्पा स्थल के प्रसिद्ध उपकरण हैं, यंत्र हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें
बनाई गई थी। जो नगर दुर्ग थे यानी छोटा हिस्सा था लेकिन अधिक ऊंचा था, और नगर दुर्ग में कुछ इमारतें खास बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। खास तालाब कहाँ का था? मोहनजोदड़ो का था, जिसने पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। पुरातत्वविदों ने इस खास तालाब को क्या नाम दिया है? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो। इस तालाब को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ है, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर लगाया गया है। जो ये प्लास्टर लगाया गया है, जिस प्रकार से आज हम सीमेंट लगाते हैं, उसी प्रकार से पहले प्लास्टर लगाया जाता था। किसको रोकने के लिए था? पानी के रिसाव को। ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है, इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, यानी जो सरोवर है इसके दो तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं अंदर आने के लिए। चारों ओर से कमरे बनाए गए हैं। चारों ओर कमरे हैं किसके? महान स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। यहाँ से याद रखेंगे, जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, महान स्नानागार, उसमें जो पानी भरने के लिए किससे भरा जाता था? मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है उसमें पानी किससे भरा जाता था? कुओं से। कुओं से निकालकर पानी भरा जाता था। चारों ओर कमरे थे, सीढ़ियाँ थी किसके? महान स्नानागार के। महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, यानी जो तालाब था महान स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। यहाँ से विशेष बातों को ध्यान रखेंगे। जो मोहनजोदड़ो यहाँ से खास तालाब प्राप्त हुआ है और इसको क्या नाम दिया गया है? पुरातत्वविदों के द्वारा महान स्नानागार नाम दिया गया है। इसको बनाने में किसका उपयोग हुआ? ईंटों का और प्लास्टर का। प्लास्टर का उपयोग क्यों किया गया है? पानी के रिसाव को रोकने के लिए। और प्लास्टर के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई गई है? चारकोल की परत। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां हैं सरोवर के अंदर उतरने के लिए। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। और पानी भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता? कुओं का उपयोग किया जाता, यानी कोई नहर नदी नहीं थी बल्कि कुएं थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, यानी जो महान स्नानागार था इसका पानी उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में और लोथल में। यहाँ से याद रखेंगे एक ट्रिक है, अग्नि की लौ से काले हो गए। अग्नि की लौ से काले हो गए। संभवतः यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ के अवशेष मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। यहाँ से याद रखेंगे, जो हड़प्पा नामक स्थल है वो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और नीचे जो राखी गढ़ी दिखाया गया है, राखी गढ़ी नीचे है गंवेरी वाला। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पर है। इधर ये सतकोंड दिखाया गया, सतकोंड्रो दिखाया गया। इधर चहुंदड़ दिखाया गया है। धोलावीरा, सुरकोदा, लोथल, ये महान स्नानागार दिखाया गया है। कहाँ का है ये? मोहनजोदड़ो का है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ ये हैं उतरने के लिए, इधर से ये सीढ़ियाँ हैं और इसके चारों तरफ पक्की दीवार हैं और इन दीवारों पर प्लास्टर की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर तारकोल है और इसको पानी कहाँ से भरा जाता है? ये कुएँ हैं, इन कुओं से इस तालाब में पानी भरा जाता था और बाद में इस तालाब को खाली कर दिया जाता था। भवन, नाले, सड़क, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो घर हैं कि कैसे थे? एक मंजिला या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बने होते थे, यानी ऐसे घर का आंगन हुआ, इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। यहाँ पर बीच में आंगन होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, यानी अधिकांश घरों में अलग से एक स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी थे, यानी ये साफ स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में नहरों और नदियों के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन कुओं के अवशेष मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाले कैसे थे? ये जो गंदा पानी निकाला जाता है इसके लिए नाले बनाए गए थे, उनको ऊपर से ढका गया था, यानी सीवर टाइप के थे।
इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इन नालियों में ढलान भी ज़रूरी थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिस प्रकार से आज घर की नालियों को सड़क की नाली से जोड़ा जाता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल थे। आज भी मेन होल बनाए जाते हैं। आप देखते हैं सीवर में, रोड पे आपको ढक्कन लगाए मिलते होंगे। वो क्या होते हैं? सीवर के मेन होल होते हैं, जिनके ज़रिए देखभाल और सफाई की जाती है। ऐसा काम आज भी किया जाता है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया था। यानी घर का, नालों का और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही प्रकार से किया गया था। इधर ये देख लीजिए कैसे चिनाई की जा रही है हड़प्पा नगरों की। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव यह थी कि ये शासक लोगों को भेजे गए दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, चांदी, सोना चांदी से बने आभूषणों की कीमतों चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, शायद अन्य चीज़ों पर लिखे थे होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी थे, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और किसी उद्योग के स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही ले जाते दूर दूर तक। किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क दिखाई गई है, उसमें नाला बनाया गया है, एक कुआं है। बाईं और हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह की खास लिपि है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है उस पर लिपि लिखी गई खास तरह की। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण किसका है? हड़प्पा सभ्यता में लेखन का। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक इसको कोई नहीं पढ़ पाया है। नगर और शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। अधिकतर पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब धातुएं मिली हैं, लेकिन लोहा नहीं मिला है। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे। तांबा और कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। याद रखेंगे, तांबा और कांसे से बनाए जाते थे। सोना चांदी से गहने और बर्तन बनते थे। सोना चांदी से गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनते थे, और तांबा कांसे से भी गहने और बर्तन दोनों बनते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। सबसे आकर्षक वस्तुएं कौन सी हैं हड़प्पा सभ्यता की? मनके, बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरें किसकी बनाते थे? पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। जो मोहरें थी, इन मोहरों पर किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र थे। मोहरें किसकी बनी थी? पत्थरों की बनी थी। मोहरों का आकार कैसा था? आयताकार था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन की खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी मिट्टी के डिजाइन किए हुए बर्तन बनाते थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए और लाल मिट्टी के बर्तन। यानी ये बर्तन था लाल मिट्टी का और इसके ऊपर काले रंग की डिजाइन की जाती थी। कहाँ की खूबसूरती है ये? हड़प्पा सभ्यता की। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ कहाँ पर है? ईरान में है, कपास की खेती की होती थी। मेहरगढ़ में आज से कितने साल पहले कपास की खेती होती थी? 7 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढकने तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो से क्या मिला है?
एक कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। यानी कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। और वो कैसे मिले हैं? कोई चांदी का फूलदान था और उस फूलदान को ऊपर तो ढके हुए मिले हैं। यानी जो चांदी का फूलदान था उसको ऊपर से बांधे हुए था कपड़े के साथ। कहाँ से मिले हैं अवशेष? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फिन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी जो फेंस की बनी तकलियां इसका संकेत देती हैं सूत की कताई का। यानी वहाँ पर सूत से कताई भी की जाती थी। ऊपर पत्थर के बने बाट देखो, ये पत्थर के बने हुए बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चटर पत्थर से बनाया गया है। जो बाट हैं किस पत्थर से बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में? चटर पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए बनाया गया था। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कार्निलिन पत्थर से बने हैं। ये मनके बनाए गए यहाँ पर। ये मनके किसके बने हुए हैं? कार्निलियन पत्थर के। किस पत्थर के? कार्निलिन पत्थर के तो मनके बने थे, लेकिन जो बाट थे वो चटर पत्थर के बने थे, याद रखेंगे। पत्थरों को काटकर तराशकर मनके बनाकर इनके बीच में छेद करके धागा डालकर माला बनाई जाए। पत्थर के धारदार फलक मिले हैं। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये रहा व्यक्ति जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। और ये मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। देख लीजिए मूर्ति को अच्छे से, बिल्कुल एक नंबर की कढ़ाई की हुई है, लेकिन ये मूर्ति टूट फूट गई है नीचे दबे होने के कारण। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना, ये किसका काम होता है? विशेषज्ञ का। आपने देखा है पीछे मूर्ति में कि चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया था, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से तराशी गई थी। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम था। ऊपर देखा है एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। वही उसी व्यक्ति की यहाँ पर बात हुई है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। फेंस क्या होता है? ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख दोनों मिलते हैं प्राकृतिक तौर पर, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जो फेंस है इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण है जो उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। यानी बालू या स्फटिक पत्थर को गोंद में मिलाकर फिर उससे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। यानी इसे फिर से वस्तु बनाई जाती है, उसके बाद उस पर एक चिकनी ही परत चढ़ा दी जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीला या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेंस में जो फेंस है इससे क्या क्या बनते थे? मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन। यानी फेंस किससे बनता था? ये जो बालू और इसका बालू का और या पत्थर कौन सा था? सेफ्टी का चूर्ण ले लिया, इस चूर्ण को गोंद में मिला दिया। गोंद में मिलाने के बाद बन गया, क्या बन गया? फेंस। फिर इसका रंग कैसा होता था? नीला या हरा रंग दे दिया जाता था और इसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी और चिकनी परत को नीला या हल्के समुद्री हरे होते थे। और फेंस से बनते क्या क्या थे? मनके, चूड़ियाँ, बाल, छोटे बर्तन बनते थे। इन सबको याद रखेंगे, लेकिन यहाँ से याद रखेंगे जो फेंस से प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। लेकिन पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जो इसमें मिलते हैं। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ मिलते हैं उन्हें कच्चा माल बोलते हैं।
फिर यह किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। यानी किसान द्वारा जो कपास तैयार की जाती है क्या होता है, कच्चा माल होता है, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों के कई चीज़ें वहीं मिलती थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात किया जाता था। किन को आयात किया जाता था? तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम देश है ओमान, वहाँ से भी किसका आयात करते थे? पश्चिम देश है ओमान, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका आयात करते थे, यानी क्या मंगवाते थे? तांबा। और तांबा राजस्थान से भी। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कांसा बनाने के लिए टीन की आवश्यकता होती है। तांबा मिल गया ओमान, राजस्थान से, लेकिन टीन कहाँ से मंगवाएंगे? ईरान से और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से। सोना कहाँ से मंगवाते थे? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से मंगाते थे। पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से, और ईरान और अफगानिस्तान से साथ में ही टीन भी मंगाया जाता था। टीन और पत्थर दोनों गाड़ियों में भरकर कहाँ से आते थे? ईरान, अफगानिस्तान से आते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सम्मान देते थे। यानी जो लोग गांव में रहते थे वही अनाज उगाते थे, वही जानवर पालते थे, और यही लोग शहरों में लोग रहते थे और शासक थे, उन सबको खाने के लिए देते थे, जिस प्रकार से आज है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन के जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जमीन की जुताई किससे करते थे? हल से। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल में जो हल है किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। सिंचाई कम होती थी तो सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए होंगे। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती थी तो किसानों ने सिंचाई के लिए कुछ अन्य तरीके अपनाए होंगे। समुद्र पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यानी पानी को इकट्ठा करके संचय करके जरूरत पड़ने पर उसकी सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चरवाह होते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी उनके आसपास में तालाब थे और चरवाहा थे। चरवाहा में क्या करते थे? अपने पशुओं को चराते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे। सूखे मौसम में अपने मवेशियों को लेकर दूर दूर तक चले जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ पकड़ना और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में खादीर बेत है, वहाँ पर धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा नगर कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? खदीर बेत के किनारे है और कच्छ के रण में है। वहाँ साफ पानी मिलता था। साफ पानी कहाँ मिलता था? धोलावीरा में। और ज़मीन उपजाऊ थी।
जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे। एक था पश्चिम भाग में जो जहाँ पर ऊंचे स्तर पर बनाया गया था, और पूर्व में था नीचे स्तर पर। यहाँ छोटे लोग रहते थे, यहाँ बड़े महाजन लोग रहते थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों को खुदा गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। गुजरात में है खंबात की खाड़ी, वहाँ पर बहती है साबर नदी, और साबर नदी की कोई उपनदी है एक, वहाँ पर लोथल नगर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल मिलता था। लोथल में क्या मिलता था? कीमती कच्चा पत्थर। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह था। भंडार गृह कहाँ पर मिला है? लोथल से मिला है। इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रांक, मोहरबंदी, गीली मिट्टी दबाने से उनकी छाप मिले हैं। स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन भंडार गृह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और यहाँ पर मुहरें मिली हैं, मुद्रांक मिले हैं, मोहरबंदी मिली है। मोहरबंदी क्या होता है? कोई बैग होता है, उसके ऊपर उसको बांध दिया जाता है, ऊपर गिल्ली मिट्टी लगा दी जाती है, उस पर छाप लगा दी जाती थी। छाप बोलते हैं मोहर को। और उसके बाद उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और ये गिल्ली मिट्टी किसकी निशानी होती थी कि सामान जो का तो सुरक्षित पहुंच गया है। लोथल बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये लोथल बंदरगाह है, यहाँ पर एक बड़ा तालाब है। लोथल एक बंदरगाह रहा होगा, इससे अनुमान लगता है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। लोथल एक बंदरगाह था, यहाँ एक तालाब मिला है, यहाँ पर नावें रुकती थी, सामान उतारा चढ़ाया जाता। चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। इस चित्र में दिखाया गया गाड़ी, एक खिलौना दिखाया गया, दूसरा एक मोर। ये मोर है और ये गाड़ी है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। बच्चों का खिलौना हल नीचे दिखा दिया गया है यहाँ पर। और आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं, यानी आज हल को कौन चलाते हैं? पुरुष चलाते हैं। हमें याद नहीं कि क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी। यहाँ पर एक इमारत मिली है, कहाँ पर? लोथल में, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यानी लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था, और दूसरा यज्ञ के लिए प्रसिद्ध था। अग्निवेदी मिली है, पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांक, यहाँ मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों, थैलों, आज डब्बे हैं, पहले थैले थे, को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता था, यानी ट्रांसफ़र किया जाता था। जिस प्रकार से आज हम लेटर बेचते हैं, पत्र बेचते हैं, चिट्ठियाँ बेचते हैं, उन पर मोहर लगी होती है, इस प्रकार से पहले मोहर लगी होती थी चीज़ों पर, वस्तुओं पर। थैले को बंद करने के बाद उसके मुंह पर गिल्ली मिट्टी लगा जाती, यानी थैला है, ऊपर इसको रस्सी से बांध दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती थी, मिट्टी के ऊपर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर की छाप, मोहरबंदी होती थी, मोहर की छाप लगाई जाती थी। जिस प्रकार से आज हमारे अध्यापक हैं, टीचर हैं, मोहर लगाते हैं और फिर अपनी साइन करते हैं, इस प्रकार से मोहरबंदी थी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती, या छाप ज्यों की त्यों होती बिना टूटी हुई, तो साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर टूटी हुई मिले तो सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। बड़ा बदलाव कब हुआ था? 3900 साल पहले। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरें, बाटों का
प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। मोहनजोदड़ो में जो सड़क थी उन पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए गए थे। यानी सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर कहाँ बनाए गए थे? हड़प्पा नगर में। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसके अलावा मवेशियाँ बड़े बड़े झुंडों में चरवाहा घास वाले मैदानों में समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़, नदियाँ सूखने का असर कुछ इलाकों पर हुआ होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य आज भी छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां जाकर बस गए थे। जो सिंध की और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, वो लोग कहाँ जाकर बसे? पूर्व में जाकर या दक्षिण में जाकर बस गए थे। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास होने के बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर, एक नील नदी है कहाँ पर? अफ्रीका में है। इसको छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था। यानी जहाँ पर नील नदी बहती थी उसके आसपास तो उसको अरब क्षेत्र था, लेकिन इससे दूर जाते थे गए तो यहाँ पर रेगिस्तान था। मिस्र की बात है ये। मिस्र कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोने, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जरूरत के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी थी। इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाने, जिन्हें पिरामिड कहते हैं, जो मकबरे हैं वो किसके लिए बनाए जाते थे? जो शासक थे उनके लिए बनाए जाते थे, या शासक के वर्ग के कोई बड़े व्यक्ति मर जाते थे, शासक की पत्नी, माता, पिता, उनके लिए बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे। वो मकबरे कैसे थे? पिरामिड आकार में होते थे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। राजा मर जाते थे तो उनके शवों को जो पिरामिड हैं उनके नीचे ही दफनाया जाता था। यानी नीचे राजा को दफना दिया जाता था, उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था बहुत बड़ा। आज भी मिस्र पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है और उन पिरामिडों में जो तो सुरक्षित रहता था उनका शव। इन शव को मम्मी कहा जाता था। जो शव पिरामिड में दफना दिए जाते थे या रख दिए जाते थे उन्हें कहते थे मम्मी। क्या? मम्मी, यानी देश की मम्मी बन जाती थी। उनके शवों को साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया। यानी शवों को दफनाने के लिए सबसे अधिक धन दौलत कहाँ पर खर्च किया गया? मिस्र में। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। एक बार आप महत्वपूर्ण तथ्यां देख लें। मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल पहले हुई थी? 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई थी। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। पुरातत्वविदों को कैसे याद हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? पुरातत्व विभाग के लोगों को कपड़े के कुछ अवशेष मिले हैं। या तो है कि हड़प्पा सभ्यता के समय लोग कपड़े का उपयोग करते थे। चांदी के फूलदान के ढक्कन पर, चांदी का कोई फूलदान था, उसके ऊपर ढक्कन था और तांबे से बनी वस्तुएं पर कुछ कपड़े टुकड़े लपेटे हुए थे। यानी चांदी का फूलदान था, उस पर कपड़ा लपेट के दाबा हुआ था। मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं। इस प्रकार तांबे की कुछ वस्तुओं पर कपड़े चिपके मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिस पर एक शॉल के रूप में दिखाया गया है। तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। और टीन और क्या मंगवाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से पत्थर मंगवाते थे।
बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। नंबर 3, हड़प्पा के लोगों के लिए धातु लेखन पहिए और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? पुरातत्वविदों की धातु से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जो कांसा, तांबा, सोना, चांदी, हथियार, गहने थे। लेखन में आपको पता है लिपि के मिले हैं, मुहरें मिली हैं, अभिलेख मिले हैं लिखे हुए। पहिए के आविष्कार आपको देखी थी, गाड़ी थी, गाड़ी से अपना सामान इधर उधर ले जा सकते, पहिए के आविष्कार की बात मिली है। हल का प्रयोग आपने देखा था, एक हल का नमूना मिला है मिट्टी का, उससे खेती की जाती थी। इस अध्याय की पक्की मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। खिलौनों की सूची बनाई। पक्की मिट्टी से आपको पता क्या क्या मिले थे? बैल, शेर, भालू, बाघ, याक, खिलौना गाड़ी, झूला गाड़ी, खिलौना हल, पक्षी की सीटियाँ सब मिले थे। बाकी बच्चों वाली बातें आ गई। ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी।